अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, तो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर कंस्ट्रेंट्स मौजूद हों तो फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आज हम उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इन द एब्सेंस ऑफ constraints, we need more variables to describe the configuration of the system. While we need less number of variables if we have some constraints imposed on our system, on our the system। तो अगर सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट जो है वो हमने कुछ इम्पोज किए हुए हैं, तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। तो अब जिस एग्जांपल्स के थ्रू हम इसकी वजाहत करेंगे, वो एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो पार्टिकल्स की ली थी उसी से रिलेटेड होगी, उसी को लेकर हम जो है वो आगे चलेंगे। तो उसमें हमने ये फर्ज किया था कि फर्ज कर लें कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 और दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल 2। और हमने कहा था कि इन के आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज ए, और ये डिस्टेंस जो है हमने कहा था कि ये फिक्स्ड है। और फिक्स्ड हमने किस तरह से कहा था, हमने कहा था कि दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड with the help of with the help of ridged rod। तो चूंकि वो रॉड रिजिड है, इस वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसलिए हमने कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इज दी फिक्स्ड। तब अगर हम कोई से दो पार्टिकल लें, अगर उसके दरमियान कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है और उसको हम एक 3D जो हमारी स्पेस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें अगर हम देखें, ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो है जी एक्सिस है, और हमारे पास जो है दो पार्टिकल्स हैं। तो एक का पोजीशन वेक्टर ये है, इसको हम r1 कह लेते हैं, और ये वो पार्टिकल कह लें आप इसको, यहाँ पे मौजूद है। और फिर जो है जो दूसरा पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट्स सपोज वो ये है, और पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है।
और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 ये होगा। और अगर हम r1 की बात करें तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। और इसी तरह अगर हम बात करें r2 की तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो ये हमारे पास जो है, तो टोटल हमें 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जो है वो ज़रूरत है। जैसे कि हमने अपने फार्मूले के अंदर पढ़ा था कि अगर हमने फ्री पार्टिकल्स की बात करनी है तो 3 इंटू एन, और एन जो है इट इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम जो है वो 2 है। लिहाजा हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हमें फ्री स्टेट में चाहिए, अगर उनमें कोई कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है तो फिर जो है वो सिंपली हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो वो होंगे 6। तो अब अगर हम उनमें एक कंस्ट्रेंट जो है वो लगा देते हैं, और वो कंस्ट्रेंट हम कहते हैं कि ये है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो डिस्टेंस जो है उनमें तब्दील नहीं हो सकता, जिसको हमने नाम दे दिया ए। तो इस सूरत में हम देखेंगे, क्योंकि अब इसमें जो यहाँ पे मौजूद हैं पॉइंट्स, उनके करस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ constraints all choices of Ri is not possible। लेकिन जब ये नहीं होगा, अगर ये चीज़ नहीं है, ये दरमियान में डिस्टेंस इनका फिक्स नहीं है, देन ऑल चॉइसेस आर पॉसिबल। तो अब हम क्या करते हैं कि इनके अंदर जो कंस्ट्रेंट है वो लगाते हैं, और कंस्ट्रेंट लगा के फिर देखते हैं कि क्या हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनमें क्या तब्दीली आती है। तो अब जो हमने कंस्ट्रेंट एक लगाया वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज फिक्स्ड। हमने कहा कि इन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए है और वो तब्दील नहीं हो सकता। और इसके बाद हम एक और कंस्ट्रेंट जो है वो लगाते हैं, और वो ये है कि हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टू डायमेंशनल केस जो वो ले लेते हैं, ये हमारा जो है वो ओरिजिन है, और हम क्या देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, यानी P1 कैन मूव along x axis only। तो ये हमने एक कंस्ट्रेंट जो है वो हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया कि ये है कि डिस्टेंस कैन नॉट चेंज बिटवीन द पॉइंट्स, और दूसरा ये हो गया। तो अब एक और हम करते हैं कि इस पार्टिकल के साथ जो पार्टिकल अटैच है डिस्टेंस ए पे, वो इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये पार्टिकल 2 है, और इट कैन ऑसिलेट इन दी एक्स वाई प्लेन। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो P2 is attached to the P1, but P2 can oscillate in the plane जो है वो जिस प्लेन में ये ऑसिलेट कर सकता है वो हमारी एक्स वाई प्लेन, यानी ये वाली जो प्लेन है इसके अंदर जो है ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है। और जो हमारा पार्टिकल P1 है इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस इन दैट डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये इसकी मूवमेंट जो है वो अलाउड है। तो अब हमने एक और यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो ये लगाया है कि इट कैन नॉट मूव अलोंग z एक्सिस। लिहाजा इसका जो z कोऑर्डिनेट होगा वो
0 होगा। तो ये हमने कंस्ट्रेंट जो वो लगा दिए। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हमें पार्टिकल P1 की पोजीशन की जो है वो ज़रूरत होगी। तो वो पोजीशन हमें कहाँ से मिल जाएगी? वो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें पोजीशन दे देगा। यानी इसको हम ज़रा यहाँ पे ड्रॉ कर लें दोबारा कि ये हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन थी और इसमें ये पार्टिकल P1 था और इसके साथ हमने पार्टिकल जो है वो P2 जो है वो अटैच किया है और वो इस प्लेन के अंदर जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। तो जो P1 है उसकी जो पोजीशन है उसको हम x से निकाल सकते हैं, लिहाजा इसकी पोजीशन जो है वो हमें मिल जाएगी P1 की। और अगर हम P2 की पोजीशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, हर पॉइंट के ऊपर। यानी अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इस पॉइंट पर अगर पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके कोऑर्डिनेट। तो अल्टरनेटिवली हम इसी चीज़ को यानी जो P2 की जो पोजीशन है उसको हम अपने वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उससे भी आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर हमारा पार्टिकल जो है वो अ, इस लोकेशन पे होगा तो चाहे तो हम ये वाला एंगल ले लें या फिर हम ले लें x2 y2 इस पॉइंट के ऊपर, तो पोजीशन जो होगी वो सेम होगी। यानी इसमें हमने ये देखा कि अगर हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो पोजीशन ऑफ P1 will be described by x coordinate or position of second particle will be described by x coordinate as well as y coordinate in the xy plane। तो दूसरा हमने क्या देखा कि सेम पोजीशन of P2 can be described by the angle theta। यानी जो हमें पोजीशन ये वाला बताएगा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उससे वो उसकी पोजीशन आ जाएगी, और जो पोजीशन हमें ये वाली पोजीशन बताएगी x2 y2 कोऑर्डिनेट, उसी का जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल बनेगा वो पोजीशन जो है हमें बताएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें या तो x चाहिए और उसके साथ जो है वो ये दोनों की वैल्यू चाहिए P2 के लिए, और या फिर P2 के लिए हम ये दोनों इस्तेमाल करें या फिर P2 के लिए जो हम सिर्फ जो है वो थीटा इस्तेमाल करें। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं P2 के लिए x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी, तो हमारे वेरिएबल्स जो टोटल बनते हैं वो बनते हैं 3। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हम x ले लेते हैं और जस्ट थीटा ले लेते हैं, क्योंकि पोजीशन तो वही बतानी है तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनते हैं 2। तो जितने कोऑर्डिनेट हमारे वेरिएबल हमारे कम होते हैं उतनी ही हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। लिहाजा हम 3 की बजाय जो 2 वाली चॉइस है उसको जो है वो प्रेफर करेंगे। तो इस तरह हमने ये देखा कि अगर कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है हमारे सिस्टम में तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है 6 की, अगर वो फ्री हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट मौजूद हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया कि डिस्टेंस उनके दरमियान चेंज नहीं हो सकता, और दूसरा जो है हमने कंस्ट्रेंट लगाया कि जो x है वो जस्ट तब्दील हो सकता है, पार्टिकल P1 जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर सकता है और P2 जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। तो फिर हमने ये देखा
कि हमें या तो फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 6 की बजाय 3 चाहिए या फिर 2 चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जितने वेरिएबल्स कम हो सकें, हमारी कैलकुलेशन जितनी सिंप्लीफाई हो सके हमने करनी है। लिहाजा हम इस चॉइस को छोड़ देंगे और जो 2 वाली चॉइस है उसको हम ले लेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको हम नाम देते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट variables needed to specify the configuration of the system। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे होंगे उसको हम नाम देंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें 3 भी मिल सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा कि 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो हमने लिए कौन से, जो कम थे। लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ मिनिमम, तो यहाँ पे हम लफ्ज़ ऐड करेंगे मिनिमम। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके प्रीवियस एग्जांपल में 2 है, उसको हम नाम देंगे फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको एक और एग्जांपल के साथ जो है हम देख सकते हैं, ताकि हमारी जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम सिस्टम है, डबल पेंडुलम सिस्टम है। यानी एक पार्टिकल जो है वो ये है, ये पार्टिकल P1 है और इसके साथ एक और पार्टिकल जो है वो अटैच किया हुआ है, वो पार्टिकल P2 है। तो अगर हम पार्टिकल P1 की बात करेंगे तो उसका जो हम एंगल देखेंगे वो हमारे पास ये थीटा होगा। इसको हम जो है वो θ1 कह देते हैं। और जो हमारे पास P1 है उसके हिसाब से अगर हम P2 की बात करेंगे तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा जो उसके साथ परपेंडिकुलर साथ एंगल बनता है, दैट विल बी θ2। अब अगर ये पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री हों, यानी अगर पार्टिकल्स फ्री हों तो फिर हमें जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स की तादाद होगी वो होगी 6 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 3n। तो पार्टिकल्स हमारे 2 हैं तो ये हो जाएगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जो पेंडुलम्स की लेंथ है वो तब्दील नहीं हो सकती, ये भी तब्दील नहीं हो सकती और ये भी तब्दील नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये एक तरह का क्या आ गया, कंस्ट्रेंट आ गया। तो इसलिए इसमें और हम ये कहते हैं कि दीज आर ऑसिलेटिंग इन एक्स वाई प्लेन। तो इनकी जो मूवमेंट है दोनों पार्टिकल्स की वो एक्स वाई प्लेन में ही है। यानी हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तब अगर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो पार्टिकल P1 की जो पोजीशन है वो हम निकाल सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से x1 y1 से। और चूंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है लिहाजा z जो होगा वो उसका कंस्ट्रेंट होगा, z में मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो पोजीशन होगी सेकंड पार्टिकल की वो हम उसके जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उससे निकाल सकते हैं।
यानी ये वाली पोजीशन जो है वो इससे निकल आएगी और इसकी ये वाली पोजीशन जो है वो इसकी निकल आएगी। हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितने फासले पे है और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये पॉइंट कितने फासले पे है। लेकिन यही पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करें, यानी कि सेम पोजीशन विल बी डिटरमाइंड बाय थीटा वन। जो पोजीशन हमें यहाँ से मिलेगी वही पोजीशन हमें थीटा वन बताएगा, और जो पोजीशन हमें यहाँ पे ये चीज़ बताएगी वो पोजीशन जो है हमारी थीटा टू होगी इसके हिसाब से। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट इसमें क्या था कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तब्दील नहीं हो सकता, लेंथ चेंज नहीं हो सकती, और ये जो है वो अलॉन्ग जी एक्सिस जो है वो मूव नहीं कर सकते। फिर हमें अगर कोऑर्डिनेट हिसाब से देखा जाए तो हमें दो और दो चार कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम एंगल के हिसाब से देखें तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो भी टू होगी, यानी कि हमें जो है वो थीटा वन और थीटा टू चाहिए। तो थीटा वन से हम फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन लोकेट कर लेंगे इसकी, और थीटा टू से हम इसकी जो पोजीशन है वो लोकेट कर लेंगे। लिहाजा इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी हो गई टू। तो अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इससे हम इसमें हमने ये देखा कि अगर पार्टिकल्स फ्री हों तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और होती है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जो तादाद है वो और होती है, और अगर कंस्ट्रेंट्स मौजूद हों तो उनकी जो तादाद है वो तब्दील होके कम हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स कम हुए हैं वो हमें देखना है कौन कौन से हैं, और उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उनका एक मखसूस नाम है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसकी बात करेंगे।